पिछले 70 साल के यूनाइटेड जम्मू कश्मीर में जम्मू को सेकंड क्लास रखा गया, होस्टेज रखा गया, गुलाम रखा गया। न्यू लैंड लॉस के बाद इंडियनाइजेशन ऑफ जम्मू होगा। तो अब जम्मू के लोगों को ये तय करना है कि इस्लामाइजेशन ऑफ जम्मू आपको वो मंजूर है या इंडियनाइजेशन ऑफ जम्मू मंजूर है। कि जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग बीजेपी, कांग्रेस, एनसी-पीडीपी एक ही प्लैंक पे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मैं हूं अमित गुप्ता। स्वागत करता हूं आपका 1 to 1 प्रोग्राम में। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करते हैं कुछ पर्सनैलिटीज से और उनसे कुछ सवाल करते हैं और उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुलाकात करने के लिए मौजूद हैं एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा। सर, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टी खुद को डिक्लेयर कर लिया एकजुट जम्मू को। तो मेरा पहला सवाल यही इसी से जुड़ा रहेगा कि क्या रीज़न रहा कि आपने इसे एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करने का सोचा? देखिए, पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर में जम्मू की पावर इक्वेशन में जो पोजीशन थी, जो लोकस था, जो लोकेशन थी, वो सेकेंड क्लास, होस्टेज और एनस्लेव्ड थी। पिछले 70 साल में दिल्ली और श्रीनगर के बीच में, दिल्ली या कश्मीर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो पिछले 70 साल का पॉलिसी पैराडाइम था, जो नेहरूवियन पॉलिसी पैराडाइम जिसे कहा जाता है, उस पैराडाइम में जम्मू को एक्साइज आउट करके रख दिया गया था। इस सेकेंड क्लास ट्रीटमेंट के खिलाफ और दिल्ली और कश्मीर के बीच में जो एक अनरिटन एग्रीमेंट था कि जम्मू कश्मीर को कश्मीर के ज़रिए ही चलाना है, जम्मू को सेकेंड क्लास ही रखना है और सत्ता का केंद्रीकरण हमेशा कश्मीर में रखना है। पिछले 70 साल में इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आवाज़ नहीं उठा पाई। इस कारण हमें मजबूर होकर आज एकजुट जम्मू को पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ा ताकि जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिबरेशन हो सके। तो सर, आपका विजन क्या रहेगा? जो 3 मुद्दे बहुत ज़्यादा गरमाए होते हैं हमेशा जम्मू कश्मीर में, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, इन तीनों के ऊपर अगर आप पावर में आते हैं तो आप क्या फोकस करेंगे और आपका ओवरऑल विजन क्या रहेगा? देखिए, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को दोनों को मैं इकट्ठे एड्रेस करना चाहूँगा। एजुकेशन और हेल्थ में पिछले 70 साल में सरकारों ने जो बजटरी एलोकेशन जीडीपी के शेयर में से की, वो अगर रिक्वायर्ड 100 रुपये थी तो 10 रुपये की। तो सबसे पहले बजटरी एलोकेशन में से जीडीपी का कम से कम 10 से 12% हिस्सा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को देना, अलग अलग इंडिविजुअली। उससे बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो पाएगा। हेल्थ सेक्टर में जब आप 10% 12% जीडीपी का हिस्सा लगाएंगे तो यूल हैव मोर हॉस्पिटल्स, आपके पास और कॉलेजेस होंगे, आपके पास डॉक्टर्स की संख्या अधिक होगी, आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या अधिक होगी। आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब आपके पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल तक हेल्थ को पहुंचाना और अफोर्डेबल हेल्थ को पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। और इसके लिए पहला जो प्रयास आप जिस दिशा में कर सकते हैं वो इसी दिशा में कर सकते हैं कि आप उस पर पैसा ज़्यादा खर्च करिए और सेक्टर्स पे कम थोड़ा खर्च करिए। सिमिलरली एजुकेशन में भी इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करना, क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करना। जैसे मान लीजिए आईआईटीज़ में आपके पास कंपटीशन क्यों है? क्योंकि आईआईटीज़ आर लेसर इन नंबर और जो एस्पायरेंट्स हैं, जो अच्छे तरीके से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी इंजीनियरिंग पर पढ़ाई लेना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम सभी को क्वालिटी एजुकेशन दे पाइए। एंट्रेंसेस वगैरह का सिस्टम तो खत्म होना चाहिए। एंट्रेंसेस तो तब होते हैं क्योंकि सीट्स कम हैं। हम क्यों ना हर एक व्यक्ति को क्वालिटी एजुकेशन दें, ऐसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए आपको पैसा खर्च करना है। तो सरकारी खजाने में से मैक्सिमम पैसा जो है वो एजुकेशन और हेल्थ में जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी 90% से अधिक जनता को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, एम्प्लॉयमेंट को लेके देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के शेयर को हमें समझना पड़ेगा कि कितना प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी गवर्नमेंट नौकरियां कितनी जनरेट होती हैं। देखिए, पब्लिक सेक्टर या सरकारी सेक्टर केवल 4 या 5% आउट ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट नीड जो है उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दे पाता है। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर्स को मिला लिया जाए अंडर द प्राइवेट सेक्टर तो 92 से 95% नौकरियां वहाँ से आती हैं। तो जम्मू कश्मीर में किस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेस हो, और खासकर जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और जम्मू संभाग के 10 के 10 जिलों में टूरिस्ट पोटेंशियल बहुत है, टूरिज्म की बहुत पोटेंशियल है। टूरिज्म को किस तरीके से यहाँ पे डेवलप किया जाए उसके लिए बाकायदा हमारे पास पूरा मॉडल है, और ना केवल मॉडल है बल्कि हमने उसकी कुछ जो झलकियाँ थी वो अपने 13 नवंबर 2020 को, जिस दिन हमने घोषणा की कि जम्मू कश्मीर में एकजुट जम्मू एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसमें एक ब्रीफली उसका नोट भी सामने रखा। तो उसे डिप्लॉय करते हुए विल सी कि एक डिसेंट्रलाइज्ड
अप्रोच, एक बॉटम्स अप अप्रोच लेके जम्मू संभाग के तमाम उन एरियाज़ को डेवलप किया जाए जहाँ पे टूरिज़्म पोटेंशियल है, ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के बाद लाखों लोगों को रोज़गार मिले और वो सेल्फ एम्प्लॉयड हों। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे स्किल डेवलपमेंट करवा के, टूरिज़्म और प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा के, और गवर्नमेंट इस तरीके से चलाना कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हर क्षेत्र में बढ़ें, वैसे करके विल ट्राई टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके साथ ही व्हेन यू हैव क्वालिटी एजुकेशन, जब आप एम्प्लॉयबल लोगों को, बिकॉज वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सेक्टर, एम्प्लॉयबल लोगों को प्रोड्यूस करेंगे तो यू विल हैव a solution to this bigger problem in a very categoric manner, and that is how you can address all this. एक और चीज़ है कि एकजुट जम्मू जो है ये हमेशा से स्टेटहुड की डिमांड करता रहा है, और वो भी पर्टिकुलरली जम्मू के लिए कि जम्मू जो है वो एक अलग स्टेट हो जाए और कश्मीर जो है उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया जाए। तो ये ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? वाई नॉट यूनाइटेड जम्मू एंड कश्मीर? देखिए, पिछले 70 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास यूनाइटेड जम्मू कश्मीर का है। पिछले 70 साल के यूनाइटेड जम्मू कश्मीर में जम्मू को सेकंड क्लास रखा गया, होस्टेज रखा गया, गुलाम रखा गया, एनस्लेव करके रखा गया, सत्ता का केंद्रीकरण कश्मीर में रखा गया। और कश्मीर में जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथों में सत्ता आई वो पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं। वो हमारे डेमोक्रेटिक स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के सबवर्जन का काम करते हैं। वो देश हित में तो पार्टीज़ कभी रही नहीं। ये हमारी गलतफहमी रही कि ये मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये आतंकवादी संगठन, अलगाववादी संगठन और कश्मीर बेस्ड मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ एक ही इस्लामिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। ये मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे काम करते हुए हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के उन्हें सबवर्ट करके उसे ख़त्म करती है। और यही खात्मा इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज के इतने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके किया। एंड वाई शुड यू अलाउ दिस पोलिटिकल पार्टीज़ टू आगे एनी फर्दर यूज़ दिस इंस्टीट्यूशंस? तो हमने यही कहा कि इनके इस इस्लामिस्ट नॉन सेक्युलर कम्युनल थियोक्रेटिक एजेंडा को डिफीट करने का और जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का हल केवल एक है कि जम्मू को एक फुल फ्लेज्ड सेपरेट स्टेट बनाया जाए, क्योंकि जम्मू के लोग राष्ट्रवादी हैं। सत्ता उनके हाथ में होनी चाहिए इस संभाग में, और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया जाए ताकि कश्मीर एंड विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली या पौंडीचेरी के मॉडल पे नहीं, ताकि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अब्यूज़ करके अपने देश विरोधी एजेंडा को आगे ना बढ़ा पाएँ। एक यूनियन टेरिटरीज हैज़ टू बी क्रिएटेड फॉर हिंदूज ऑफ कश्मीर, जिन्हें 1990s में मास रेप, बलात्कार और हत्याएं करके, नरसंहार करके, जीनोसाइड करके वहाँ से भगा दिया गया था। आपको इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। ये भारत सरकार के ऊपर, तमाम सरकारों के ऊपर जिम्मेवारी है कि हिंदूज ऑफ कश्मीर, जो कश्मीरी हिंदू हैं, उनके साथ न्याय किया जाए। न्याय करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि उनको उनके हैबिटेट में जहाँ से उन्हें भगा दिया गया था वहाँ पे सेटल किया जाए। अब ऑब्वियसली कश्मीर में जिहाद इज़ अ प्रॉब्लम, और धर्म के आधार पर वो जो लड़ाई लड़ी जा रही है वहाँ पर अब यू कांट हैव अ सिचुएशन वेयर आप माइनॉरिटीज़ को, हिंदूज ऑफ कश्मीर को, कश्मीरी हिंदुओं को उनके बीच में डिस्पर्स करके बसा सकते हो। सो यू हैव टू हैव अ स्पेशल प्रोटेक्टेड डोमेन जो केंद्र शासित हो, डायरेक्टली एक यूनियन टेरिटरी हो। तो एक तो हिंदूज ऑफ कश्मीर के लिए और दूसरा रेस्ट ऑफ द कश्मीर के लिए विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। दैट इज गोइंग टू अल्टीमेटली रिजॉल्व नॉट ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल दैट आर फेसिंग इन जम्मू, बट ऑल्सो एक लार्जर ह्यूमन राइट्स इशू, एक लार्जर जीनोसाइड का इशू विच बिग कम्युनिटी ऑफ द कंट्री हैज फेस्ड एट द हैंड्स ऑफ इस्लाम। बट रिलीजन के बेसिस पे अगर हम एक रीजन को डिवाइड कर दें तो ये कहाँ तक सही रहेगा कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही उस जगह पर रहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि रिलीजन के बेसिस पे नहीं, मैंने कहा रिलीजियस परसिक्यूशन के बेसिस पे आप डिवाइड करें। उन लोगों के लिए यूनियन टेरिटरी कार्व आउट करें जिनकी परसिक्यूशन, जिनका रेप, जिनका बलात्कार, जिनका मर्डर, जिनका नरसंहार धर्म के आधार पे हुआ था। रिलीजियस परसिक्यूशन के आधार पे आपको यूटी को डिवाइड करना है, रिलीजन के आधार पे नहीं। मैंने कहा वो कम्युनिटीज़ जो परसिक्यूटेड हैं, और भी कम्युनिटीज़ वहाँ पे हैं, मुसलमानों में और भी कम्युनिटीज़ हैं जिनकी वहाँ जिनसे डिस्क्रिमिनेशन या बहुत सारी चीज़ें होती हैं कश्मीर के अंदर भी, जो इंटरनल डिविजन्स हैं विद इन इस्लाम। लेकिन उनके लिए तो मैंने नहीं कहा कि आप उनको एक सेक्ट समझ के, रिलीजियस परसिक्यूशन जिस कम्युनिटी के साथ हुई उसको एक प्रोटेक्शन देने के लिए, उसके साथ न्याय करने के लिए आपको कश्मीर को 2 यूटीज़ में डिवाइड करना है। इसे धर्म के आधार पर डिवीजन नहीं मानेंगे, इसे धार्मिक आधार पर की गई प्रताड़ना को बेस मान के की गई डिवीजन कहेंगे। ओके तो एक जो एकजुट जम्मू है, रोशनी एक्ट के आप एक पायनर रहे हैं, किस तरीके से वो कैसे पूरा स्कैम जो है वो बाहर आया, तो उसमें और जो नए लैंड लॉज जो लाए गए हैं, जो अमेंडमेंट करके लैंड लॉज में नए रूल्स आए हैं, उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, रोशनी को लेके 2014 में मैंने 2 पिटिशन्स फाइल की थी। एक जिसमें रोशनी स्कैम 25,000 करोड़,
उसकी जांच सीबीआई करे, ये मांगा गया था। और दूसरा पीआईएल की थी, जिसमें ये कहा गया था कि रोशनी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। 2020 में हमने कोर्ट को ये भी मना लिया कि एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो या विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जो समय जानी जाती थी, वो सक्षम नहीं है फेयरली इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस स्कैम को। और ये भी हमने कन्विंस कर लिया कि ये कानून जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इट इज़ वायलेटिव ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, इट इज़ ऑल्सो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 इक्वालिटी कोड। और कोर्ट ने ये दोनों चीज़ें मानते हुए कोर्ट ने ये स्कैम सीबीआई को सौंप दिया, जिसमें 17 के करीब एफआईआर्स पहले ही हो चुकी थी, 3 सीबीआई ने अभी नई रजिस्टर कर ली हैं। और एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद इलीगल ऑक्यूपेंट से जो भी ज़मीन उनके कब्जे में है वो वापस लेने के लिए कह दिया गया है। इसमें मैं आपके माध्यम से किसानों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये जजमेंट किसानों पे किसी भी तरीके से कोई आपदा का काम नहीं करेगी। बहुत सारे किसान हमारे खासकर कठुआ, सांबा और जम्मू संभाग में हैं, जिनके पास कागज़ों में स्टेट लैंड का ऑक्यूपेशन है, यानी वो जो जिस ज़मीन पे खेतीबाड़ी कर रहे हैं पिछले 70-80 साल से, वो सरकारी ज़मीन है, लेकिन वो जो एंट्रीज़ हैं वो इलीगल एंट्रीज़ हैं। और वो जो किसान है वो एनक्रोचर नहीं है, वो टिलर है। और एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट को रिलेट करके उससे और अप्लाइंग सर्टन सेक्शंस, किसान का ये हक बन जाता है कि उसको उसके ज़मीन के मालिकाना हक मिले। रिसेंटली कोर्ट में, हाई कोर्ट में, मैंने स्वयं ही पिटीशन फाइल करके 6 किसानों को 100-125 कनाल से अधिक ज़मीन जो उनके कब्जे में थी सरकारी, जिस पे वो पिछले 70-80 साल से खेतीबाड़ी कर रहे थे, यही स्टेटस दिलवाया कि ये टिलर्स हैं और इनकी लैंड्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इन्हें एविक्ट ना किया जाए। जहाँ तक न्यू लैंड लॉज की बात है, न्यू लैंड लॉज का मतलब कि जो 370 और 35 से पहले जम्मू कश्मीर में लैंड्स पे प्रोटेक्शनिज्म थी, उसे ख़त्म किया गया। अब हमें इस पे कोई भी टिप्पणी करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि पिछले 70 साल का एक्सपीरियंस जम्मू का क्या है। जिस समय 70 साल ये प्रोटेक्शनिज्म लैंड्स को लेके रही, तो जम्मू का इस्लामीकरण हुआ, जम्मू का इस्लामाइजेशन हुआ। एक धर्म विशेष के लोगों को कानून बना के, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करके, रोहिंग्यास बांग्लादेशीज को बाहर से लाके फॉरेस्ट लैंड्स और रिवर बेड्स पे अनअबेटेड एक धर्म विशेष के लोगों को कब्जा करवा के इस्लामाइजेशन किया गया। पॉइंटिंग टुवर्ड्स डेमोग्राफिक चेंज जो कई सारे तरीकों से की गई। रोशनी कानून से की गई, 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर से की गई, फॉरेस्ट लैंड पे कब्जे करवा के की गई, रिवर बेड्स पे कब्जे करवा के अनअबेटेड एक धर्म विशेष के लोगों के स्टेट कनाइवेंस और स्टेट एक्वेसेंस से की गई। न्यू लैंड लॉज उसी का आंसर है। न्यू लैंड लॉज के बाद इंडियनाइजेशन ऑफ जम्मू होगा। तो अब जम्मू के लोगों को यह तय करना है कि इस्लामाइजेशन ऑफ जम्मू, जो पिछले 70 साल का हमारा एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस पे मैं ये कह रहा हूँ, आपको वो मंजूर है या इंडियनाइजेशन ऑफ जम्मू मंजूर है। इस्लामाइजेशन जब किसी भी एरिया का हो जाता है तो ये फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी ऐसी है कि कोई भी और स्ट्रैंड वहाँ पे सर्वाइव या को एग्जिस्ट नहीं कर पाता। इंडियनाइजेशन में सब डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ सनातन या इवन नॉन सनातन जो स्ट्रैंड्स हैं, जो सेक्ट्स हैं, जो रिलीजन्स हैं, वो भी को एग्जिस्ट करते हैं और सबकी तरक्की हो सकती है। सो ऑप्शन इज बिटवीन टू, देयर आर टू ऑप्शंस जब आप न्यू लैंड लॉज की बात करते हैं। इस्लामाइजेशन ऑफ जम्मू चाहिए कि इंडियनाइजेशन ऑफ जम्मू चाहिए? अगर इंडियनाइजेशन ऑफ जम्मू चाहिए तो न्यू लैंड लॉज का स्वागत करना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और न्यू लैंड लॉज केवल इंडियनाइजेशन ऑफ जम्मू ही नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट करेंगे। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खासकर टूरिज्म के सेक्टर में होगी। और टूरिज्म के सेक्टर में अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को भी एड्रेस करेगा। आज कश्मीर अपनी मुस्लिम मेजॉरिटी डेमोग्राफी को बचाने के लिए पिछली प्रोटेक्शनिज्म मांग रहा है। मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है जम्मू वालों को कि उनके इस प्रोपेगेंडा में ना फंसे। पिछली प्रोटेक्शनिज्म के कारण जम्मू में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई वो उसी के कारण तो आई। तो इसीलिए जब भ्रमित करने वाला एक प्रोपेगेंडा पेडल किया जाता है समाज में, तो कुछ लोग उससे भ्रमित होते हैं। भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑप्शन इस्लामाइजेशन या इंडियनाइजेशन का है तो जम्मू के लोगों को अक्रॉस रिलीजियस लाइंस इंडियनाइजेशन ही चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इस्लामीकरण मुसलमानों के लिए भी ख़राब है। वो एक फंडामेंटलिस्ट वहाबी आइडियोलॉजी है जिसकी कोई भी जगह सेक्युलर इंडिया में नहीं है। तो इसी की आड़ में जो गैर मलकियत खड्ड को लेकर जो ऑर्डर आया है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक ऑर्डर मैंने देखा है जिसमें गैर मुमकिन खड्ड्स को लेके एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि सेक्शन 20B ऑफ द बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट लगने के कारण यहाँ पे कोई भी सेल परचेज या कोई वो चीज़ें नहीं हो सकती। मुझे लगता है इन माई ओपिनियन ये एक गलत ऑर्डर है और गलत लीगल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड ऑर्डर है। देखिए, अगर आप सेक्शन 20B बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन की बात करें तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट जो 5th ऑर्डर आया, रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज, तो उसमें तो बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट को खत्म ही कर दिया गया है। लेकिन मान भी लीजिए कि पिछला ये रेट्रोस्पेक्टिव अब भी अप्लाई करते हैं उसे, तो भी जो सेक्शन 20B है जो ऑपरेशन में नहीं थी। उसका कारण ये है कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है ऑन ऑल अदर
लॉज, तो कोई भी इनकंसिस्टेंट प्रोविजन ऑफ लॉ हो अगर बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट में इनकंसिस्टेंट विज़-अ-वी एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, तो वो खत्म हो जाएगा। तो सेक्शन 20B ऑफ बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट है, दैट इज इनकंसिस्टेंट विद सेक्शन 3F ऑफ द एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट। तो इसीलिए सेक्शन 20B वाज नेवर इन एग्जिस्टेंस। तो मुझे लगता है कि उसकी इस ऑर्डर की जो लोग इससे व्यथित हैं, जो लोग इससे चिंतित हैं कि उनकी खड्स तो मालकी भी हैं उसमें, वो कुछ नहीं कर सकते, दे कैन ऑलवेज कम टू द कोर्ट और इस प्ली पे इस ऑर्डर को चैलेंज करके इसे ध्वस्त करवा सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने साथ में आकर अलायंस बनाकर गुपकार डिक्लेरेशन के तहत अलायंस बनाया, जो उसी तरीके से जम्मू में पॉलिटिकल पार्टीज़ कब साथ आएंगी या इस तरीके का कुछ अलायंस देखने को मिलेगा आपकी पार्टी की तरफ से या फिर देखिए गुपकार अलायंस जो है वो एक आइडियोलॉजिकल अलायंस है, एक वैचारिक अलायंस है। देयर इज़ अ यूनिटी ऑफ थॉट। गुपकार अलायंस में कश्मीर की सब मुस्लिम, केवल मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज शामिल है, एक चीज़। दूसरा गुपकार अलायंस ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A की वापसी करवानी है। गुपकार अलायंस सादा शब्दों में बताऊं तो ये कहता है कि 370 और 35A की ज़रा ये को यूज़ करके ये सुनिश्चित करना है कि जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है वहाँ पे हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है वहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए इस स्टेट का संविधान अलग होना चाहिए। ये डिमांड अपने आप में एक कम्युनल डिमांड है, सांप्रदायिक डिमांड है, एक इस्लामिस्ट डिमांड है, और जो कोई भी व्यक्ति जो संविधान में या राष्ट्र में, देश में विश्वास रखता है वो इसे सपोर्ट नहीं कर सकता, इसे मान नहीं सकता। अब बात यह है कि हाउ डू यू अटैक इट, हाउ डू यू रिवर्स इट। उसके लिए आपको एक आइडियोलॉजिकल रिस्पांस तैयार करना है। एकजुट जम्मू के अलावा जम्मू संभाग में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके पास इसका आइडियोलॉजिकल रिस्पांस देने की क्षमता है। पिछले 6 साल से हम इन्हीं ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनके बनाए गए कानून भी हमने ध्वस्त करवा दिए। कानून भी सत्ता में आने के बाद 2/3 मेजॉरिटी से जो इन्होंने कानून बनाए उन्हें भी हमने ध्वस्त करवा दिया। तो सबसे पहले गुपकार का काउंटर करने के लिए जम्मू में अलायंस बनाने की आवश्यकता है। लेकिन मैंने बताया कि अलायंस बनाने के लिए आपको ऐसे लोगों की और ऐसे पॉलिटिकल संगठनों की, ऐसे सोशल संगठनों की आवश्यकता है जिनके साथ यूनिटी ऑफ थॉट हो सके। यूनिटी ऑफ हेड्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको 50 लोगों को नहीं जोड़ना है, आप 2 लोगों को लेकर जोड़िए, चलिए, सोच अगर सही है तो आप उन्हें हरा देंगे सामने वालों को। इसीलिए मैंने ये कहा कि हमारे बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हमारा संपर्क हो रहा है, और एकजुट जम्मू ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि गुपकार को आइडियोलॉजिकली ही डिफीट करेंगे, क्योंकि उसकी डिफीट आइडियोलॉजिकल ही हो पाएगी। तो देयरफॉर मैं ये कहूँ कि एकजुट जम्मू बहुत प्रयास कर रहा है कि इसके लिए कलेक्टिव जम्मू का एक पीपल्स बेस्ड अलायंस हो जिसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो। उसके लिए हमारी दिन में कम से कम 1-2 संगठनों के साथ मीटिंग्स होती हैं। वेरी सून यू विल बी सीइंग कि एकजुट जम्मू विल टेक अ लीड इन डिफीटिंग गुपकार, एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट इलेक्शंस में विल डिफीट देम। एंड व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल अलायंस? हमने देखा है कि आपकी जो आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और बीजेपी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो काफ़ी हद तक मेल खाती है। देखिए, सुपरफिशियली अगर आप देखेंगे तो आपको मेल खाती हुई दिखेगी, लेकिन मैं उसको एड्रेस करूँ इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भाजपा केवल बोलती है। एकजुट जम्मू स्वयं मैंने डिलीवर किया है। हमने जो कम्युनल एजेंडा को अचीव करने के लिए कानून और ऑर्डर्स बनाए थे उन्हें ध्वस्त करवा दिया, उन्हें चिन्हित करके उन्हें खत्म करवा दिया। 370 और 35A की जो एक्सप्लेनेशन एकजुट जम्मू ने पिछले 70 साल से डिमांड की जा रही थी 370-35A खत्म किया जाए, जिस एक्सप्लेनेशन को, जिस थियोलॉजिकल एजेंडा को एकजुट जम्मू ने 370 और 35A के पे व्याख्यान करते हुए एक्सपोज किया, उसकी रिफ्लेक्शन आपको पार्लियामेंट में भी दिखी। तो पहली बार एक आइडियोलॉजिकल रिस्पांस एकजुट जम्मू की तरफ से आया था। तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, तो एक कहने वाले के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, करने वाले पे आप कर सकते हैं। भाजपा की अगर आप बात कहें तो वो कहते हैं, उसके अलावा आप उनकी लीडरशिप अगर देखें, लोकल लीडरशिप देखें, दे आर आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट। ये कागज़ों वाली आइडियोलॉजी से आप हमारी सिमिलैरिटी जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँ उसमें भी बहुत डिफरेंसेस हैं। जहाँ पे वो टेरिटोरियल हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, इंडियन नेशन, हिंदू नेशन, टेरिटोरियल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, एकजुट जम्मू सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग में सनातन मूल में है, टेरिटरी में ये सनातन पला बढ़ा, इसलिए टेरिटरी को पूजना है, टेरिटरी महान है। लेकिन वहाँ पे टेरिटोरियल नेशनलिज्म की बात है, विच इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस। एंड इसके ऊपर आप एक विशेष तौर पे अलग से भी प्रोग्राम करवा सकते हैं और फिर हम एनालाइज कर सकते हैं कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस, एंड देयर कैन नॉट बी एनी अलायंस, बिकॉज बीजेपी ने भी वही
70 साल की नेहरूवियन पॉलिसी को आगे परपेचुएट किया जो कांग्रेस कर रही थी। जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपीडीपी एक ही प्लैंक पे है, एक ही प्लेटफॉर्म पे है। एकजुट जम्मू एक डिफरेंट विचारधारा है विद इन द J&K's कॉन्टेक्स्ट। तो आपको जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में एकजुट जम्मू और बीजेपी के साथ हाथ मिलाना ये कभी नहीं दिखेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है पिछले 1.5 साल के अंदर, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी जितने सारे लॉज जो हैं वो नए आते जा रहे हैं, नए कानून आते जा रहे हैं बिना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के, तो एज एन एडवोकेट आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एज एन एडवोकेट आप मुझसे पूछेंगे तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत वो कानून आ रहे हैं। अगर यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो पार्लियामेंट के पास पावर है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस से ही आ रहे हैं, देयर इज नथिंग बैड इन दैट। तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए या फिर असेंबली सेटअप होने का वेट होना चाहिए, इलेक्शंस का वेट होना चाहिए, फिर नए कानून आने चाहिए? देखिए, जो कुछ अनिवार्य सिस्टम में तब्दीलियाँ लानी है वही अभी तक आई हैं चेंजेस। कोई फंडामेंटल चेंजेस अभी उस तरीके की हुई, फंडामेंटल चेंज थी 370 और 35A को एब्रोगेट करना, वो पार्लियामेंट ही कर सकता था और वो बहुत सही तरीके से हुआ, उसी तरीके से हो सकता था, उसमें हमें कोई वो नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए डिलिमिटेशन का प्रोसेस इज अंडर वे, उसके कारण भी एक डिले है। लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए भी समय है, और अगर आप सिस्टम में करेक्शंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसमें 2-3 साल का समय लग जाता है तो फिर दिक्कत क्या है। और कोई भी कानून अगर आपको लगता है कि सही नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, पार्लियामेंट ने गलत तरीके से बनाया, केंद्र सरकार ने गलत तरीके से बनाया, तो कोर्ट्स थोड़े ना बंद हो गए। आप कोर्ट्स में जाके उसे चुनौती दे सकते हैं। हमने भी तो रोशनी एक्ट को कोर्ट में चुनौती देके उसे 2020 में खत्म करवाया, ध्वस्त करवाया। इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कानून पोस्ट अगस्त 29 आया है जिसे आप ये कह सकें कि ये मॉरली गलत था। लीगली कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है, देन यू हैव, और आपके पास रेमेडीज़ हैं। कल को आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, इफ़ यू हैव द पावर, इफ़ यू हैव द मैंडेट ऑफ द पीपल टू ब्रिंग चेंजेस इन दोज लॉज इन टर्म्स ऑफ वट एवर यू बिलीव, जैसा भी आप करना चाहें तो आप ला सकते हैं, आपके लिए खुला है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ऑल टाइम्स टू कम खत्म हो गई है, तो कुछ समय लगेगा, और समय बढ़िया है क्योंकि जो पिछले 70 साल का यहाँ पे विष घुला हुआ था उसे ठीक करने में कुछ तो समय लगेगा। लेकिन हमारी शिकायत केंद्र सरकार से ये भी है कि वो सही दिशा में काम नहीं कर रही है। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में 10 चीज़ें करने की अगर आवश्यकता है तो एक चीज़ ठीक करती है, 2 चीज़ें गलत करती है। सो व्हाट आर योर सजेशंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन? प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई सजेशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से तो हम काम करवाएंगे। पॉलिटिकल पावर्स की आप बात करिए कि उन्हें क्या सजेशन है, सजेशन मेरी एक ही है, कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करिए और जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाइए, क्योंकि वो पार्लियामेंट से ही होगा और जम्मू की ये डिमांड है। दैट इज़ द ओनली सजेशन दैट आई कैन हैव फॉर दीज पीपल। उसके बाद ही आप अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर को चला पाएंगे या जम्मू को चला पाएंगे। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ बात की, सभी सवालों का जवाब दिया। आज अंकुर शर्मा जी ने, जो एकजुट जम्मू जो पॉलिटिकल पार्टी जिसे डिक्लेयर किया गया उसके चेयरमैन हैं, आज उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि देयर कांट बी एनी अलायंस विद बीजेपी इन फ्यूचर। सो और खबरों के लिए देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। धन्यवाद।